D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने वीरवार को चंडीगढ़ में हुई बैठक के दौरान अपनी सरकार का 70 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश किया और बताया कि 50 फैसले ऐसे हैं जिन्हें लागू किया जा चुका है। उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू से विवाद को लेकर यह भी कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू मेरे बड़े भाई हैं, हमारी पार्टी के प्रधान हैं, हम दोनों पार्टी के अधीन काम करते हैं, जो पार्टी कहेगी वही करेंगे। उन्होंने काम ना होने पर कहा कि आज मैंने सब दिखा दिया है, इससे नवजोत सिंह सिद्धू को भी स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार क्या कर रही है। बाहरी राज्यों के युवाओं को नौकरी देने के मुद्दे पर चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि मैंने इन नियुक्तियों की फाइलें मंगवा ली हैं, 1-2 दिनों में इसका निपटारा कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब में पंजाबियों को ही नौकरी मिले ऐसा कानून बनाया जा रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी बाहर से मंगाकर तो लोग अपनी सिक्योरिटी में लगाए हैं, उनकी भी छुट्टी कर दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगले साल चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा वह होंगे या नहीं, यह तो आला कमान ही तय करेगा। जो भी फैसला लेना है वह पार्टी आला कमान लेगी और पार्टी आला कमान की ओर से लिया गया हर एक फैसला उन्हें मंजूर होगा और पार्टी की ओर से जो भी जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी वह उसे बखूबी निभाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वह हर जगह कामयाब रहे हैं, लेकिन वह किसी पद के दावेदार नहीं हैं। कर्ज माफी को लेकर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि 2 लाख तक का कर्जा सरकार ने माफ किया। टैक्स पंजाब के साथ केंद्र को भी जाता है, इस वजह से उन्होंने केंद्र को चिट्ठी लिखी थी। जैसे स्कॉलरशिप दिया जाता है वैसे ही इसके लिए भी केंद्र सरकार को एक मॉडल तैयार करना चाहिए। पंजाब में कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। सिद्धू ने जैन मुनि परंपराचार्य प्रगसागर मुनि राज महाराज का प्रवचन वीडियो शेयर किया है, जिसमें जैन मुनि कह रहे हैं कि केजरीवाल फ्री बांटकर देश का भंटादार कर रहा है, महिलाओं की तरह पुरुषों को चूड़ियां पहना रहा है। सिद्धू ने वीडियो शेयर कर कहा, अरविंद केजरीवाल को संत की बात सुननी चाहिए, दुनिया में सुधार की गुंजाइश सबसे बड़ी संभावना है। सिद्धू का यह बयान तब आया है जब केजरीवाल यह कह चुके हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी में शामिल होना चाहते थे, इसके लिए उनसे कई बार बात भी हुई थी। दुनिया को यदि निकम्मा बनाना सीखना है तो केजरीवाल से सीख लो। ये क्या कर रहा है? लोगों को रोजगार दो, काम करने की कला सिखाओ, उनको घर बैठे पैसा पहुंचाना, मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा, 2000 रुपये दूंगा, तुम्हें लाइट फ्री दूंगा, तुम्हें पंखा फ्री दूंगा, तुम्हें हर चीज़ फ्री फ्री फ्री। भाई लोगों को काम करना सिखाओ, निकम्मा और आलसी बनना मत सिखाओ। सिर्फ कुर्सी में बैठने के लिए वोट बैंक, सिर्फ आपको चुनाव में वोट चाहिए बस इसलिए लोगों को लोभ दिखा करके उनको अपनी ओर आकर्षित करना, भाई देश ऐसे नहीं चलता है। देश में लोगों को पढ़ाओ लिखाओ, उनको आगे उनकी क्रिएटिविटी अच्छे से सामने जगत में लाओ। भारत में पहली बार कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 2 मामले सामने आए हैं। भारत सरकार के अनुसार दोनों मामले कर्नाटक के हैं। इन दोनों संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में जो भी आए हैं उनकी पहचान कर उनके टेस्ट किए जा रहे हैं और उन पर नजर रखी जा रही है। सरकार की ओर से कहा गया है कि ओमिक्रॉन को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जागरूकता बहुत अहम है। वीरवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव लव अग्रवाल ने भारत में ओमिक्रॉन संक्रमण के 2 मामलों की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि 66 साल के एक व्यक्ति और 46 साल के एक व्यक्ति में ओमिक्रॉन का संक्रमण पाया गया है। हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जो दो केस पाए गए हैं उन दोनों केसेस को ओवरऑल प्रोटोकॉल के हिसाब से मैनेज किया गया है, उनके कॉन्टैक्ट ट्रेस किए जा रहे हैं। आपने जैसे इससे पहले पूछा, केसेस माइल्ड थे, उनमें कोई सीवियर सिम्टम नहीं थे और ओवरऑल किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीरवार को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक रैली के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को निशाने पर लिया और उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे अपराध को लेकर अमित शाह ने सवाल किया कि अखिलेश जी आप किस चश्मे से देखते हैं। अमित शाह ने कहा, अभी मैं टीवी पर अखिलेश जी का भाषण सुन रहा था, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि किस चश्मे से देखते हो। आपके 5 साल और योगी जी के 5 साल की तुलना मैं लेकर आया हूं। पहले उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों को बंद करके अपने चट्टे बट्टों को बेचने का बड़ा षड्यंत्र चलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है।
अभी मैं अखिलेश जी का भाषण सुन रहा था, टीवी पर चल रहा था कि अपराध बढ़ गया है। अखिलेश जी, कहां से चश्मा लाए हो? किस चश्मे से देखते हो? आपके 5 साल और योगी जी के 5 साल मैं तुलना लेकर आया हूं। डकैती में योगी सरकार के शासन में 70% की कटौती हुई है। 70%। लूट हथियारों के साथ लूट में 69% की कमी हुई है। हत्या में 30% की कमी हुई है। बलवा में 33% की कमी हुई है और दहेज के मृत्यु में 22.5% की कमी हुई है। जरा घर जाकर आंकड़े खंगाल दो अखिलेश जी। आपके शासन के अंदर यूपी में माफिया राज था, आज यूपी में कानून का राज करने का काम भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी वीरवार को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक रैली को संबोधित किया और प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसानों के परिवारों को गाड़ी से कुचल दिया, लेकिन जिस मंत्री के बेटे पर आरोप है उस मंत्री को अभी तक बर्खास्त नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी का हवाई जहाज 8,000 करोड़ का है, जिस पर केवल वही बैठते हैं। संसद भवन में 20,000 करोड़ रुपया खर्च कर सकते हैं, लेकिन आपकी बात आती है तो कहते हैं कि पैसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में खाद की लाइन में लोग दम तोड़ रहे हैं, डीजल की कीमत आसमान छू रही है। हमारा यह संकल्प है कि छत्तीसगढ़ की तरह 2500 रुपए में धान और 400 रुपए में गन्ना खरीदा जाएगा। किसानों के लिए हमने तय किया है कि उनका पूरा कर्जा माफ किया जाएगा। महंगाई की मार किसानों, दलितों और गरीबों पर पड़ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा महिलाओं पर यह मार पड़ रही है। जहां बिजली नहीं आ रही वहां से भी बिल वसूला जा रहा है। कहा गया था कि मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। क्या मुरादाबाद स्मार्ट सिटी बन गया है? मैं महिलाओं को 40% टिकट देने की बात कर रही हूं। भाजपा सरकार की सारी घोषणाएं विज्ञापनों में हैं। संभव है कि कुछ महिलाएं जीतेंगी, कुछ नहीं जीतेंगी, लेकिन उससे क्या हुआ? महिलाएं सशक्त बनेंगी। भारत की चुनावी राजनीति के प्रभावी कैंपेन मैनेजर के रूप में उभरे प्रशांत किशोर ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रशांत किशोर ने विपक्ष के नेतृत्व की कमान कांग्रेस के पास होने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जो पार्टी पिछले 10 साल से 90% चुनाव हारी, उसका विपक्ष के नेतृत्व पर कोई दैव्य अधिकार नहीं हो सकता। प्रशांत किशोर ने वीरवार को एक ट्वीट किया और लिखा कि कांग्रेस जिस विचार और स्थान का प्रतिनिधित्व करती है वो एक मजबूत विपक्ष के लिए काफी अहम है, लेकिन इस मामले में कांग्रेस नेतृत्व को व्यक्तिगत तौर पर किसी का दैवीय अधिकार नहीं है, वो भी तब जब पार्टी पिछले 10 सालों में 90% चुनाव हारी हो। विपक्ष के नेतृत्व का फैसला लोकतांत्रिक तरीके से होने दें। पश्चिम बंगाल में इस साल हुए विधानसभा चुनावों में प्रशांत किशोर ममता बनर्जी का चुनावी अभियान संभाल रहे थे। ममता बनर्जी को इस बार भी जिताने में वह कामयाब हुए। इस जीत के बाद ममता राष्ट्रीय स्तर के चुनाव में अपनी पार्टी के विस्तार में लगी हुई हैं। मेघालय में 10 कांग्रेसी विधायकों ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया था और वहां टीएमसी मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई। इसके अलावा कई कांग्रेस नेता टीएमसी में शामिल हुए हैं। कहा जा रहा है कि इसके पीछे भी प्रशांत किशोर की ही रणनीति काम कर रही है। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि पहले तो सरकारी नौकरी ही नहीं है, फिर भी कुछ मौका आए तो पेपर लीक हो, परीक्षा दे दी तो सालों साल रिजल्ट नहीं, फिर भी किसी घोटाले में रद्द हो। रेलवे ग्रुप डी के 1.25 करोड़ नौजवान 2 साल से परिणामों के इंतजार में हैं। सेना में भर्ती का भी वही हाल है। आखिरकार कब तक सब्र करे भारत का नौजवान? इस ट्वीट पर बहस छिड़ गई है। श्रोमणी अकाली दल ने बुधवार को दावा किया कि मनजिंदर सिंह सिरसा को भाजपा में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। पार्टी ने कहा कि सिरसा दबाव में थे। आपको बता दें कि मनजिंदर सिंह सिरसा बादल परिवार के करीबी हैं और अकाली दल के नेता थे। अकाली दल के नेता डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने भाजपा को सिख विरोधी बताया और कहा कि खालसा पंथ के दुश्मनों की
यह सिर्फ एक कोशिश थी कि वे जो सिख समुदाय की इच्छा से हासिल नहीं कर सकते उसे साजिशों से हासिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि यह सिखों के खिलाफ इंदिरा गांधी की रणनीति की निरंतरता है और सारी सरकारी शक्ति के दुरुपयोग और झूठे मामलों के पंजीकरण के माध्यम से खालसा पंथ की धार्मिक संप्रभुता पर एक और सीधा हमला है। सिख पंथ इस चुनौती को स्वीकार करता है और इसका डटकर मुकाबला करेगा। चीमा ने यह भी कहा, ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਔਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ। ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਲਈ, ਜਦੋਂ कि सरदार हरमीत सिंह कालका आज भी चट्टान वांगू खड़े। पंजाब के उप मुख्यमंत्री ओम प्रकाश सोनी ने कहा कि राज्य सरकार उद्योगपतियों व कारोबारियों को हर तरह की सुविधाएं देने के लिए वचनबद्ध हैं। सोनी ने वीरवार को पंजाब सरकार के सहयोग से पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित किए जा रहे 15वें 5 दिवसीय इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो पाइटेक्स का उद्घाटन किया और देश विदेश से आए उद्योगपतियों को उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पंजाब में पिछले 4.5 साल के दौरान उद्योगपतियों को उनके अनुकूल नियम बनाकर बेहतर माहौल प्रदान करने का प्रयास किया गया है। अब तक राज्य में 1 लाख करोड़ का निवेश आ चुका है, जिससे न केवल औद्योगिक बुनियादी ढांचा मजबूत हुआ है बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। तो इस मेले ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ 450 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਟਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ 5 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਜਿਹੇ ਮੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਹੱਬ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਿਸਟ ਡੇਲੀ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਟੂਰਿਸਟ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ फंक्शन करते रहिए। पंजाब में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और तमाम पार्टियां पंजाब की सत्ता पर काबिज होने की रणनीति तैयार कर रही हैं। फिलहाल पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी हैं जिसकी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन की फिलहाल कोई खबर नहीं आई है। हालांकि भाजपा और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी के गठबंधन के आसार दिख तो रहे हैं और ये गठबंधन जल्द हो जाएगा, ऐसी भी चर्चाएं हो रही हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आई कि दिसंबर के अंत तक पंजाब के चुनावी रण में एक नया गठबंधन देखने को मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानून रद्द करने के ऐलान पर सियासी माइलेज लेने में जुटी हुई है। इसके साथ ही कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद पंजाब में सियासी समीकरण बदलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी को जल्द ही चुनाव आयोग से मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद कैप्टन की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन पर चर्चा की जाएगी। वहीं ऐसी खबरें भी आ रही हैं पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मात देने के लिए दिसंबर के अंत तक एक नया गठबंधन देखने को मिल सकता है, क्योंकि पंजाब कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस को मात देने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का सिर्फ
एक ही मकसद है कि किसी भी तरह से पंजाब में कांग्रेस को वर्ष 2022 में सत्ता में आने से रोका जाए, और इसके लिए उन्होंने अभी से ही रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर कैप्टन अमरिंदर सिंह श्रोमणी अकाली दल के साथ भी साझा गठबंधन बनाने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। हालांकि श्रोमणी अकाली दल और भाजपा ने कृषि कानूनों के मुद्दे पर ही गठबंधन तोड़ लिया था, लेकिन अब भाजपा ने कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया है। इसी आधार पर कैप्टन श्रोमणी अकाली दल, बसपा और भाजपा गठबंधन कर किंग मेकर की भूमिका में आना चाहते हैं, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृषि कानून रद्द करने के ऐलान के बाद ही संयुक्त किसान मोर्चा किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए राय शुमारी कर रही है। वहीं दूसरी ओर कुछ किसान नेता विधानसभा चुनावों में उतरने के लिए मोर्चा भी बना रहे हैं। इसके लिए पहले किसान नेता गुरनाम सिंह चुड़ूनी अपनी सियासी पार्टी बनाकर चुनावी रण में उतरने की बात कह चुके हैं, और सूत्रों की माने तो जमहूरी किसान सभा के नेता कुलवंत सिंह भी पंजाब विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र रूप से मोर्चा बनाते हुए किसानों को चुनाव के मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। गुरनाम सिंह चुड़ूनी के बाद किसान नेता कुलवंत सिंह संधू चुनावी रण में दांव लगाने के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि किसी सियासी दलों के साथ गठबंधन करते हुए भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए किसान चुनाव लड़ सकते हैं। जब भी किसान नेताओं के चुनाव लड़ने की बात आती थी तो संयुक्त किसान मोर्चा इस बात को सिरे से खारिज कर देता था, लेकिन एक बार किसानों के चुनाव लड़ने की चर्चा फिर से जोरों पर है। पंजाब के 32 किसान संगठनों में कुछ ऐसे किसान संगठन भी हैं जिनका राजनीतिक दलों से संबंध है। वहीं अगर कहा जाए कि पंजाब कांग्रेस की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। नवजोत सिंह सिद्धू लगातार मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह पर हमला हो रहे हैं। हालांकि एक दिन पहले कांग्रेस आलाकमान और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी की ओर से नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी दोनों को दिल्ली तलब किया गया था, और ये आदेश दिए गए थे कि आप दोनों पार्टी के हित में मिलकर काम करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप दोनों की आपसी खींचतान पार्टी के लिए नुकसानदायक हो जाए। अब चुनावी रणनीति बिसात बिछ चुकी है। कुछ ही समय में प्रचार भी तेज हो जाएगा। किसी भी समय कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है। लगातार घोषणाओं पर घोषणा हो रही हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल है कि इससे पंजाब की जनता का भला हो पाएगा? क्या कर्ज में डूबे पंजाब को बाहर निकाला जा सकेगा? पंजाब से नशा, बेरोजगारी और तमाम समस्याओं को दूर किया जा सकेगा? यह सबसे अहम सवाल है। फ्री की राजनीति आखिरकार कब तक होती रहेगी? लोग ये भी पूछने लगे हैं। हमारी जनता से दरखास्त है कि वे अपने नेताओं से जरूर पूछें कि आखिरकार उन्होंने समाज व प्रदेश के लिए किया क्या और अपने लिए कितना माल कमाया। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।